नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सी वर्ल्ड जीके पर। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आज हम इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे। पहले मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा, उसके बाद में आपको यह बताऊंगा कि आखिरकार संविधान में शामिल कैसे किया गया। उसके बाद हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच अंतर को पढ़ेंगे और उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित उन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे। पहले मैं डिटेल में आपको अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा और लास्ट में जब हम सभी अनुच्छेदों को पढ़ लेंगे तो एक ही स्लाइड में सबकी हम क्विक रिवीजन करेंगे। यानी कि जितने भी अनुच्छेद मैंने आपको बताए उसे एक ही स्लाइड में कैसे याद रखना है वह मैं आपको बताऊंगा। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद जब हम पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो है यह आपके लिए। एक ही टॉपिक से आप इसको पूरा पढ़ भी लेंगे, उसके बाद क्विक रिवीजन भी कर लेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उन्हें कवर करेंगे। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, शॉर्ट में इन्हें डीपीएसपी कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य नीति बनाते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से निर्देश हैं आगे हम अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह डीपीएसपी हैं, यह संविधान में किस भाग में है। इसे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। कौन से भाग में? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर इसे संविधान में क्यों शामिल किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के जो लोग थे वह भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे, जिससे लोगों का कल्याण किया जा सके, इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा मुख्य उद्देश्य है राज्य में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। दो तरह के लोकतंत्र हैं, याद रखिएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं तो आखिर डीपीएसपी को संविधान में शामिल कैसे किया गया। तो संविधान सभा के सलाहकार BN राव का कहना था कि संविधान में दो तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसा मौलिक अधिकार हो जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सकें, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय बाद जब भारत के पास पर्याप्त साधन हो जाएं तब दिए जाएं। तो दो तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। BN राव जी के अनुसार एक तो जब संविधान लागू हो जाए तब नागरिकों को दे दिए जाएं और दूसरे मौलिक अधिकार बाद में तब दिए जाएं जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाएं। तो फिर संविधान सभा में इस बात पर बहुत चर्चा हुई और बहस हुई और बाद में यह परिणाम निकाला गया कि जो अधिकार हैं इन्हें हम दो भागों में बांट देते हैं। एक को रख दिया गया भाग 3 में, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। अगर आपने मौलिक अधिकार वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। इसमें क्या है कि जो हम अधिकार दिए गए हैं यह अधिकार हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें इतनी पावर है मौलिक अधिकार। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें जो अधिकार हैं वह आपको तभी दिए जाएंगे जब सरकार के पास पर्याप्त संसाधन हो जाएं। मतलब कि राज्यों के ऊपर है, वह चाहें तो आपको अधिकार दें ना दें, आप उनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। यह महत्वपूर्ण है। जब आपके मौलिक अधिकारों का यानी जो आपके भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं इनमें से किसी भी
अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। पर जो भाग 4 में है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी अधिकार हैं वो चाहे तो आप सरकार दे या चाहे तो ना दे, उनके पास पर्याप्त संसाधन हो तभी आपको वो देंगे। जैसे कि बुढ़ापा पेंशन हो गया, लोगों के लिए रोजगार हो गया, यह राज्यों के ऊपर है। मान लीजिए किसी राज्य में बुढ़ापा पेंशन मिल रही है और किसी राज्य में बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही है, तो वो न्यायालय के पास नहीं जा सकते क्योंकि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। पर जो मौलिक अधिकार में आते हैं उनका हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। आपको बेसिक अंतर पता होना चाहिए। तो अब हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर क्या है वह पढ़ लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है और इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में। यह मैंने आपको आगे ही बता दिया था। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, यह हमारे मौलिक अधिकार हैं। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, यह हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि आप भारत के नागरिक हैं या आप भारत के नागरिक हो जाते हैं तो यह आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। यह राज्य सरकार के लागू कराने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद है यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है, मतलब कि यह व्यक्ति के भलाई के लिए है, यह समाज की भलाई के लिए है। तो नीति निर्देशक तत्वों को हमने देखा कि राज्य में सरकार लागू करने के बाद ही हमको प्राप्त होता है। तो हम आगे देखते हैं। तो हमने अंतर समझ लिया। अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको पढ़ते हैं। बस आप ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में हम रिवीजन कर लेंगे। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36। इसमें क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। याद रखिएगा, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। अक्सर हम यह गलती करते रहते हैं कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा बताई गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो राज्य क्या है? यह राज्य का मतलब एमपी यूपी नहीं है, बल्कि पॉलिटी में राज्य का मतलब अलग होता है। इसे मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो राज्य का मतलब वह संस्था होती है जो अपने पैसों के लिए आत्मनिर्भर हो और अपने नियम कानून खुद बनाती हो और उसका एक राज्य क्षेत्र हो, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका, नगर पंचायत, यह सब राज्य के ही अंतर्गत आती हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं तो इसमें लिखा गया है राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। तो यह इसकी डेफिनेशन, आपको यह सब याद नहीं रखना, बस आपको यह पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 36 में क्या है। तो राज्य की परिभाषा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 37। इसमें क्या कहा गया है? यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और बाध्य योग्य नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर हमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमें नहीं मिलते तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। यही इसमें बताया गया है कि हम न्यायालय नहीं जा सकते, यह बाध्य योग्य नहीं है, इस पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। इसलिए केटी साजी का कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने कहा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। तो यह याद रखिएगा, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। मतलब कि वह कहना चाहते थे कि जो राज्य है इनके ऊपर ही है, वह चाहे तो दे, वह चाहे तो ना दे। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 38 कि राज्य की सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो यह तीनों शब्द याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं की गई? तो आपको 3 न्याय का पता होना चाहिए, तभी तो आपको पता होगा ना कि किस बात की बात नहीं की गई। तो 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय में क्या है कि राज्य धर्म, जाति और लिंग के आधार पर
समाज के किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि सोशल जस्टिस की बात की गई है। इसमें एक और है, उसके बाद है आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय में क्या है, राज्य सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो आर्थिक विषमताएं हैं यह कम हो, मतलब कि अमीर और गरीब के बीच जो खाई है वो कम हो। इसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो राजनीति में भी किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी भी धर्म के हों, भारत में मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री तक आप बन सकते हैं और आपको वोट देने का भी अधिकार होगा और आपके साथ राजनीतिक तौर पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। है इसमें 3 प्रकार के राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो अनुच्छेद 38 में हमने यह पढ़ा कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेंगे। तो वह न्याय किस प्रकार करेंगे, कौन कौन से कदम उठाएंगे, यह अनुच्छेद 39 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेंगे। कौन कौन सी नीतियां, तो सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। तो राज्य सभी नागरिकों के अधिकार के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। उसके आगे है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करेंगे। तो सामान्य जनता की भलाई करेंगे। उसके आगे है कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को केंद्रित होने से बचाएंगे, यानी कि राज्य ऐसे कदम उठाएंगे जिससे राज्य का सारा धन है वह कुछ ही अमीर व्यक्तियों के पास ना रहे। यह सभी की भलाई के लिए काम करेंगे। इसके आगे है पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुषों और महिलाओं को। तो यह अनुच्छेद 39 में है, याद रखिएगा। उसके आगे है श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, यह भी राज्य का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 39 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 39A, इसमें क्या कहा गया है। तो जो भी है यह अनुच्छेद ए भी इस प्रकार के अनुच्छेद होते हैं, नया मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा जाता है। तो अनुच्छेद 39A में कहा गया है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सामान्य न्याय तो पता लग ही गया आपको। निःशुल्क विधिक सहायता में क्या है, राज्य को जो भी मतलब कि गरीब हैं उन्हें फ्री में कानूनी सहायता मिले, इस प्रकार के कदम उठाएगा। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। तो इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम पंचायतों को 2 भागों में बांटा गया है। एक ग्रामीण क्षेत्र में जिसे पंचायती राज कहते हैं और एक शहरी क्षेत्र में जिसे नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों का गठन किया जाएगा और 74वें संविधान के द्वारा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया। तो हमने ये अनुच्छेद 40 में देखा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब हम देखते हैं आगे। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। इसमें क्या कहा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। तो सरकारी सहायता पाने का अधिकार नागरिकों को हुआ, ऐसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, पर यह राज्यों के ऊपर ही है। अगर आपको यह नहीं मिलेगी तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। यह मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। जब राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो वह देंगे, या तो नहीं देंगे। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 42। इसमें कहा गया है न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो इसमें क्या कहा गया है, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ कि राज्य ऐसी नीतियां बनाएंगे जो न्याय संगत हों और मानव उचित दशाओं को ध्यान में रखें कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके द्वारा जो कठोर श्रम है वो नहीं करवाया जाता, क्योंकि वे अभी गर्भवती हैं। तो यह न्याय संगत है। राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा कि गर्भवती महिलाओं से कार्य नहीं करवाया जाएगा पर उन्हें वेतन पूरा दिया जाएगा, क्योंकि यह मानव उचित है। उसके बाद है प्रसूति सहायता। तो प्रसूति सहायता क्या है होती है, जैसे आप देखते होंगे कि मैटरनिटी लीव दी जाती है महिलाओं को जब वह गर्भवती होती हैं और बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, तो कुछ महीने के लिए उनको अवकाश दिया जाता है और उसका वेतन भी नहीं काटा जाता, क्योंकि यह न्याय संगत है।
और राज्य ऐसी नीतियां बनाते हैं। और आप देखते होंगे कहीं पर 3 महीने की लीव होती है तो कहीं पर 6 महीने की लीव होती है, राज्यों के ऊपर डिपेंड होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 43। तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। राज्य मतलब कि जो मजदूर हैं अपने निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए, ऐसी नीतियां राज्य बनाएगा। तो अनुच्छेद 41 में देखा गया कि राज्य सरकारी सहायता के लिए नीतियां बनाएगा। अनुच्छेद 42 में न्याय संगत और अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी मिलना चाहिए। तो अगला अनुच्छेद है 43A। इसमें क्या कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यानी कि उद्योगों के मैनेजमेंट में तो काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी भी भागीदारी हो, वह भी इसमें हिस्सेदारी हो, लेबर हिस्सा ले, ऐसा राज्य कानून बनाए, कदम उठाए। तो अगला अनुच्छेद है 43B। तो इसमें कहा गया है कि सरकारी समितियों को बढ़ावा देना, यानी कि राज्य सरकार यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह सरकारी समितियों को बढ़ावा दे। मान लीजिए सरकार को नहर बनाना है तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि किस गांव में सप्लाई देना है, कहाँ पर कैसे क्या क्या करना है, तो यह कहाँ पर करना है सरकार को चाहिए कि वे सहकारी समितियों को बढ़ावा दें। यानी कि सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि जो गांव के लोग हैं उन्हीं में से 25-30 लोगों का ग्रुप बना दिया जाए और उन्हें काम सौंप दिया जाए। वह तो डिसीजन है सरकार ले। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यही पूछा जाता है कि बताइए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में। इन्हीं में आपको ट्रिक से बताऊंगा। पहले इसे समझ लेते हैं कि जो समान सिविल संहिता है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही है, भारत में पूरी तरह से लागू नहीं है। अभी हाँ बात हो ही रही थी, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगी, पर अभी तक कोई कानून बना नहीं है। और इसमें क्या है कहा गया है जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण करेगा। जब देश एक है तो वहां पर कानून व्यवस्था भी एक ही होना चाहिए सभी धर्मों के लिए। जैसे आप देखेंगे कि विवाह तलाक अपराध से संबंधित जो कानून है, आप देखते होंगे कि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें विवाह तलाक संबंधी अलग कानून है, और जो हिंदू समुदाय है उसमें भी विवाह तलाक संबंधी अलग कानून है। तो समान सिविल संहिता में कहा गया है कि समान सिविल कानून होना चाहिए सभी धर्मों के लिए, पर अभी तक यह लागू नहीं किया गया। इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए अनुच्छेद 44 अगर हम भारत में बात करें तो मुख्यतः 4 धर्म की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 धर्म है। इसमें कहा गया है कि जो सभी के लिए समान कानून हो, तो 4 के समान क्या है 4, तो दोनों सेम है ना। सभी धर्मों के लिए समान कानून हो तो चारों धर्म है, चारों के लिए समान कानून हो, तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। इसमें कहा गया है कि बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना राज्यों का कर्तव्य होगा। तो बाल्यावस्था देखभाल मतलब कि उनकी हेल्थ पर ध्यान देना और शिक्षा प्रदान करना, उन्हें एजुकेशन देना। तो अगर मैं आपको मूल संविधान के बारे में बताऊं तो जो मूल संविधान था, जब संविधान बना था तो अनुच्छेद 45 में यह कहा गया था कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाना चाहिए, पर बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया और जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। अब है हर बच्चे का अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को प्रत्येक राज्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। आप देखते ही होंगे जब तक यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था तब तक तो यह राज्यों के ऊपर था, वह चाहे तो दे या ना दे। पर जब से संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, तो इससे जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया। अब हर बच्चे का अधिकार है कि उसे निःशुल्क शिक्षा मिलेगी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को। तो इससे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा याद रखिएगा। तो मैं आपको थोड़ा और क्लियर में समझा देता हूं। तो इसे 46वें संविधान संशोधन, तो इसे 86वें संविधान संशोधन के जोड़ा गया, याद रखिएगा। तो मैं आपको थोड़ा और क्लियर में समझा देता हूं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, संशोधन होने के बाद
कि जो 0 से लेकर 6 वर्ष यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, यानी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल की उसकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाए। यह अभी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है कि उसकी हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। 6 वर्ष की आयु तक आप देखते होंगे कि सरकारी अस्पताल में टीके वगैरह लगते हैं ना बच्चों को, और उसके बाद 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक उन्हें राइट टू एजुकेशन दिया जाएगा। तो यह मौलिक अधिकार में है। तो हर राज्य को 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा देनी पड़ेगी। यह उनका मौलिक अधिकार है, कोई भी नहीं छीन सकता। 6 वर्ष तक उनकी हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा और 6 से लेकर 14 वर्ष तक उन्हें फ्री में एजुकेशन देना पड़ेगी। अगला अनुच्छेद है 46। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। मतलब राज्यों के दायित्व है कि जो भी पिछड़े वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनकी शिक्षा पर, उनके आर्थिक विकास पर ध्यान देना। यह अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 47। इसमें कहा गया है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार राज्यों का कर्तव्य होगा कि जो लोगों का जीवन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें सुधार करें। उसके आगे है कि पोषाहार स्तर को बढ़ावा देना। आप देखते हैं ना मिड डे मील जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं। आगे है शराब पर प्रतिबंध, अभी भी है, तो राज्यों के ऊपर है, वह चाहे तो लगाएं, वह चाहे तो ना लगाएं। आप देखते होंगे कई राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जैसे बिहार में शराब पर प्रतिबंध है। उसके आगे है नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। तो आप देखते होंगे पहले खांसी की दवाई आती थी क्यूबिक्स, अब सरकार ने उसे पर बैन लगा दिया है, अब वो नहीं मिलती मेडिकल पर। नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना यह भी सरकार का दायित्व होगा। अब आगे देखते हैं। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48। इसमें क्या कहा गया है, अभी मैं आपको बस पढ़ा रहा हूं, इन सबको पढ़ने के बाद अभी क्विक रिवीजन कर लेंगे एक ही स्लाइड में। अनुच्छेद 48 में क्या है कि राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दे। और 48A में क्या है, ऊपर कृषि है, नीचे क्या है, पर्यावरण। तो राज्य क्या है, कर्तव्य है कि पर्यावरण का भी ध्यान रखेगा। ऊपर क्या है, पशुपालन, जो पालतू पशु हैं अगर उनको बढ़ावा देगा तो नीचे जो वन्य जीव हैं पालतू नहीं है उनको भी बढ़ावा देने का कर्तव्य राज्य का होगा। यह अनुच्छेद 48A में कहा गया है। तो अगला अनुच्छेद है 49। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, यह भी राज्य की जिम्मेदारी होगी कि जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया आगरा का, यह सब राष्ट्रीय स्मारक है ना, इनका संरक्षण भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसे याद कैसे करना है। तो आखिरकार कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग क्यों करना पड़ा, ताकि जो कार्यपालिका है वह न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। आप देखते होंगे कि जो कार्यपालिका है, मान लीजिए सरकार ने ऐसा कानून बना दिया जो सही नहीं है, जो नागरिकों हैं वह किसके पास जाएंगे, तो न्यायपालिका के पास जाएंगे, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। अगर जो कार्यपालिका है किसी के पास न्यायपालिका वाला कार्य होता, इसी के पास न्यायपालिका वाला कार्य होता, तो आप किसके पास जाते, मान लीजिए सरकार है भाई और भाई न्यायपालिका होती, तो सरकार ने कोई कानून बनाया तो आप सरकार के पास जाएंगे तो वह मानेगी नहीं, क्योंकि उसी ने तो कानून बनाया। इसलिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। तो आखिरी अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। ऊपर हमने पढ़ लिया कि राज्य के लिए कौन कौन से कदम उठाएगा। इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए यह भी उसका कर्तव्य होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे, उसके लिए प्रयास करेगा। सभी अनुच्छेद खत्म होते हैं। अब हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक, यह हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि इन्हें याद कैसे करना है। तो आपको इन्हें में ग्रुप में याद करना है जिस प्रकार मैंने आपको बताए हैं। तो देखिए 36 और 37 इन्हें आपको एक साथ याद करना है। 36 में क्या है,
राज्य की परिभाषा, तो पहले परिभाषा ही बताई जाती है। तो और 37 में क्या है, अगर आपको यह अधिकार नहीं मिलते तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो पहले परिभाषा है, उसके बाद है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, और इसके बाद आपको इन्हीं ग्रुप में याद करना है 38 से लेकर 39 ए तक। इसमें है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य करेगा क्या। अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेगा। 39 में बताया गया है कि किस प्रकार करेगा, पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा, और नागरिकों के लिए आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाएगा, मतलब कि रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। और 39 ए में है कि अगर नागरिकों के साथ कुछ गलत हुआ तो उन्हें फ्री में सहायता मिलेगी। और 40 में मैंने आपको बता ही दिया था कि पंचायतों का गठन। और 40 के बाद इन्हें आपको एक साथ याद करना है कि इनमें राज्य काम क्या क्या करेगा। अनुच्छेद 41 में बताया गया जैसे कुछ सरकारी सहायता का अधिकार, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गई। अगला है अनुच्छेद 42। 42 में न्याय संगत और मानव उचित सहायता, जैसे मैटरनिटी लीव हो गई। और 43 में क्या है कि उन्हें निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाएगी, तो वह काम कर रहे हैं उन्हें उतनी ही मजदूरी मिले। और 43 ए में क्या है कि श्रमिकों की भागीदारी होना चाहिए। उसी में 43 बी में क्या है कि सहकारी समिति को सरकार बढ़ावा देगी, कि इसमें जो काम करने हैं सरकार को वह बताया गया है। और उसके बाद 44 है समान सिविल संहिता, यह तो मैंने आपको ठीक से बता ही दिया था। उसके बाद 45 से लेकर 47 तक जो कमजोर वर्ग हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। 45 में कैसे, 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों का देखभाल। 46 में कमजोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनके हितों का संरक्षण। और 47 में क्या है, संरक्षण किस प्रकार होगा, पोषाहार को बढ़ावा देकर, शराब है उस पर प्रतिबंध लगाकर। यह 3 प्रकार के ग्रुप में याद रखना है, 45, 46, 47। इसके बाद है 48, 48 ए और 49, इन्हें एक साथ याद करना है। ऊपर वाले 3 इन्हें एक साथ याद करना है, और नीचे वाले 3 इन्हें एक साथ याद करना है। 48 में है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। 48 ए में है जब कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है तो पर्यावरण को भी बचाना है। जब पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है तो वन्य जीव हैं उन्हें भी बचाना है। और 49 में है कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका भी संरक्षण करना है। 49 के बाद है 50, तो मैंने आपको ट्रिक से बता ही दिया था कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना है। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति भी जरूरी है। तो इस प्रकार आप ग्रुप में जैसे मैंने बताए हैं ग्रुप में याद करेंगे तो यह आपको याद रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन पहला है कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं बाध्य योग्य मौलिक अधिकार, बाध्य योग्य नहीं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि यह बाध्य योग्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। के कुंजरू, एच पी कामत, एच के अय्यर और के टी शाह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो यह आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसका राइट आंसर है सी। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो मैंने आपको बताया था एक तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो मद निषेध, समान कार्य हेतु समान वेतन, काम का अधिकार, सूचना का अधिकार। ऊपर के 3 तो थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है
भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है। तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि 4-4 वाला ऑप्शन है ना, 4 धर्म है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, तो मैंने बताया था जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उसके बीच जो शक्ति है वो 50-50 में बांट दी गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला और लास्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो मुझे आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।